तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि छद्म क्रिया कारक क्या होते हैं। जैसे कि हम पिछली क्लास में कहाँ तक जान गए थे कि छद्म क्रिया कारक के पहले भी कुछ पॉइंट थे, अर्थात जो कि हम बताए थे दर के नियम के बारे में। पिछली जो क्लास थी, पिछली सारी क्लास हम दर के नियम के बारे में बताए थे, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक ये छद्म क्रिया कारक है, जिसका हम स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन आप शायद पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम मेन फोकस तो छद्म क्रिया कारक पर है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पॉइंट आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट आएगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छद्म क्रिया कारक थ्योरी तो आपको मालूम होगी, तो हम फिर से बात बता देते हैं कि वह क्रिया कारक जो धीमे पद में उपस्थित हो लेकिन मुख्य पद में उपस्थित नहीं है, उसे हम छद्म क्रिया कारक बोलते हैं। अब इसे हम एक रिएक्शन के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे देखो, रिएक्शन ये है A+2B+C D+E, ये जनक यानी कि उसकी मेन रिएक्शन है। और इसमें छद्म क्रिया कारक क्या बोलना है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट जो धीमे पद में उपस्थित हो। अब यहाँ पर देखो धीमे पद में क्या उपस्थित है, H+C। अब C जो है मेन रिएक्शन में देख लो यहाँ पर उपस्थित है, अर्थात ये छद्म क्रिया कारक नहीं है। हम स्लो स्टेप में ही सीधे क्यों गए, स्लो स्टेप में हम सीधे इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि यदि कोई जनक अप्रिय दी रखी हो, उसके कई स्टेप हो तो उसमें जो स्लो स्टेप वाली रिएक्शन होती है वही दर का निर्धारण करती है। तो हमें यहाँ पर देखते हैं दर का निर्धारण करने के लिए स्लो स्टेप में गए। अब स्लो स्टेप में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक X एक ऐसा रिएक्टेंट आ गया है कि जो मेन रिएक्शन थी उसमें X कहीं आया ही नहीं। तो अब आया ही नहीं तो X यहाँ पर कैसे उपस्थित हो गया। अब इसी क्रिया कारक जो ये X आया है, इसी क्रिया कारक को हम छद्म क्रिया कारक बोलते हैं। अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब ये छद्म क्रिया कारक को हम ज्ञात करने के लिए हम आगे आपको बताते हैं। देखो ये छद्म क्रिया कारक X जो कि मेन रिएक्शन में नहीं था, वो स्लो स्टेप जो कि दर निर्धारण वाला पद होता है, दर निर्धारण का, तो उसमें उपस्थित हो गया है। तो ये वाला X को हमें ज्ञात करना होगा, तभी हम क्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो हम देखो बोले ना कि हम जब दर का निर्धारण करेंगे तो हम स्लो स्टेप से उसका स्टार्टिंग करेंगे, स्लो स्टेप को लेंगे। तो स्लो स्टेप से दर समीकरण क्या आता है, दर समीकरण तो निकालने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। दर समीकरण क्रिया कारक के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखो R के कांस्टेंट हो जो क्वेश्चन दिया रहेगा इनटू X इनटू C, इतना तो आप जानते हैं। ये क्या है, दर समीकरण। अब दर समीकरण में ये एक X आ गया है जो कि छद्म क्रिया कारक है, इसी को यहाँ हमें ज्ञात करना है, तभी हम इस रिएक्शन का छद्म और इस रिएक्शन का अपक्रिया की दर निकाल सकते हैं, इसका दर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम X को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, X अपक्रिया की दर अपॉन K इनटू C, इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखो स्टेप फर्स्ट से अब X वाला पार्ट हमें चेक करते हैं कि हम चेक कर देंगे कि अब X वाला स्लो स्टेप में नहीं, स्लो स्टेप में आया है, मेन स्टेप में नहीं था। तो अब देखते हैं दो फास्ट रिएक्शन दी गई है ना, दो फास्ट रिएक्शन, इतना पार्ट आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है, इतना पार्ट आपको दिया रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर X वाला पार्ट के अलावा दो फास्ट स्टेप दिया गया है, अब उसमें X ढूंढेंगे। अब X देखो पहले वाले स्टेप में मिल रहा है तो हम इसका चूज करेंगे। अगर यही X इस वाले स्टेप में दिया रहता तो हम इसका सिलेक्शन करते। तो अब हमें चूंकि X ज्ञात करना है तो हम फर्स्ट स्टेप के अनुसार हम X को निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं KC, ये क्या बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में आप जान जाएंगे KC। तो KC हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो KC इक्वल टू क्या होता है, ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया में काम
अब ये ए है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इस पर इनवर्स लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये एक प्रकार का प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है ना, अर्थात ये देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट था, ये वाला पार्ट एक प्रोडक्ट था, अर्थात देखो 10 समीकरण में प्रोडक्ट भी आ गया। जरूरी नहीं है कि 10 समीकरण में रिएक्टेंट ही आ गया, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट भी शो करने लगा। ओके, छद्म क्रिया कारक यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि छद्म क्रिया कारक क्या होते हैं, उन्हें कैसे हम ज्ञात करते हैं, 10 समीकरण उस क्रिया की कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया ना। ओके, ठीक है, उसी के आगे हम देखते हैं यदि 10 समीकरण में उत्पाद 10 समीकरण में उत्पाद उपस्थित है तो इस रिएक्शन में देखो 10 समीकरण, ये प्रकार की 10 समीकरण है ना, इतना समझ रहे हैं ना। 10 समीकरण में एक उत्पाद आ गया। अगर कोई आपको 10 समीकरण दिया हो, उसमें अगर उत्पाद उपस्थित यानी उत्पाद भी आपको उसमें शो कर रहा है, दिखाया जा रहा है कि उत्पाद भी इस 10 समीकरण में है, तो उसकी उपस्थिति में क्या क्या हो सकता है इसको जान लेते हैं। उसकी उपस्थिति में उत्पाद के संदर्भ में कोट ऋणात्मक हो सकती है। अब क्रिया की कोट जो हम प्रदर्शित कर रहे थे किसी रिएक्शन में कि m व n जो प्रदर्शित कर रहे थे, क्रिया की कोट यानी आपको पढ़ाएंगे शून्य कोट, प्रथम कोट, सेकंड कोट, आज सजानेंगे वही कोट की बात कर रहे हैं। तो वो कोट ऋणात्मक भी हो सकती है उत्पाद के प्रेजेंट में, यानी कि उत्पाद की उपस्थिति में। अब समीकरण 10 समीकरण में उत्पाद उपस्थित है तो उस स्थिति में जो कोट होती है वो ऋणात्मक भी हो सकती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो उत्पाद की उपस्थिति में अभी और क्या क्या हो रहा है, और देखो जब उत्पाद उपस्थित होता है तो कुल कोट हम ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात m+n करके जो हम कोट निकाल रहे थे उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। अभी आगे हम बताएंगे भी कि कोट कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, तो उस स्थिति में कोट भी कुल हम ज्ञात नहीं कर सकते। और देखो क्या होता है, उत्पाद का आना यह दर्शाता है कि मुख्य क्रिया उत्क्रमणीय है। अब यहाँ पर देखो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है कि ये उत्क्रमणीय है, लेकिन ये मुख्य क्रिया उत्पाद की उपस्थिति में आने पर वो यह दर्शाता है कि जो मेन रिएक्शन यानी जनक वाली रिएक्शन थी वो उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल हो रही है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो अब उसके आगे अगला पॉइंट है जी, यदि किसी प्रायोगिक प्रक्रिया में कोई क्रिया कारक आधिक्य में है, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है तो उस स्थिति में यदि कोई रिएक्टेंट क्रिया कारक आधिक्य में है, मतलब कि दूसरे वाले की तुलना में काफी ज्यादा है, जैसे अब ये इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 2 है, इसकी कंसंट्रेशन 10 है, तो उस स्थिति में हम 10 समीकरण नहीं गिनते। किसको नहीं गिनते? उस क्रिया कारक, उस रिएक्टेंट को जिसकी मात्रा जो है उस रिएक्शन में अधिक है, तो उसको 10 समीकरण में हम नहीं गिनते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे एक रिएक्शन दी गई है, देखो आपको 2a+b एरो c, ये प्रायोगिक आपको दिया गया है कि ये प्रायोगिक है। अब प्रायोगिक है तो इसका हम 10 समीकरण लिख सकते हैं। अब 10 समीकरण लिख सकते हैं, उसके बावजूद देखो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब इसमें देखो k × a⁴ अब यहाँ पर b वाला पार्ट नहीं लिखा जा रहा है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि ये आधिक्य में है, इसकी जो मात्रा ली गई है वो काफी ज्यादा ली गई है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में बहुत ज्यादा इसकी मात्रा है, इसलिए हम 10 समीकरण में इसकी गणना ही नहीं करेंगे। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं, यदि किसी प्रायोगिक प्रक्रिया में ठोस या शुद्ध द्रव उपस्थित हो। अब जैसे यही है 2a+b, ओके, अब इसको भूल जाइए, ये है ना रिएक्शन 2a+b एरो c। अब इसी में कोई एक आगे ठोस या फिर a वाला रिएक्टेंट ठोस है तो हम इसको नहीं गिनेंगे, केवल b वाले को गिनेंगे। किस स्थिति में? जब ये ठोस हो जाएगा या फिर शुद्ध द्रव आ जाएगा। ओके, मतलब इसके अलावा हम जैसे आपको इसमें बता देते हैं 2a+b एरो c। अब जैसे ये सॉलिड है, ये कुछ नहीं दिया है तो इसे हम गैस फॉर्म में मानते हैं, जिसको हम गिनते हैं, या फिर लिक्विड के रूप में भी गिनते हैं, लेकिन शुद्ध द्रव के रूप में नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड में आ गया, ये सॉलिड स्टेट में आ गया तो इसे हम 10 समीकरण में नहीं गिनेंगे। अब इसका 10 समीकरण क्या होगा? R = K × एक्टिव मास B केवल रह जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी क्रिया में शुद्ध द्रव उपस्थित है तो
इसका एक सक्रिय मान है ना, इसका मान 1 होता है, तो उस स्थिति में भी हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो नहीं गिनते हैं। ओके, फिर उसके शुद्ध द्रव आप जान लीजिए क्या होते हैं। जल H2 अर्थात जब जल लिक्विड ग्रुप में जब जल क्रिया कारक के रूप में उपस्थित हो तो उसे शुद्ध द्रव के रूप में हम गिनते हैं। अब जैसे कोई रिएक्शन दे दी गई है हमें, यहाँ A+H2O एरो C यहाँ पर लिक्विड के रूप में है क्या, जल। अब इस स्थिति में हम जल जो है ना शुद्ध द्रव के रूप में यहाँ पर इंगित कर रहा है, तो इस स्थिति में हम H2O को गणना नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो शुद्ध द्रव के रूप में जैसे 2A+B अब यहाँ पर देखो आपको बता दिए, सब बता ही दिए कि सॉलिड के रूप में लिया जा रहा है, तो इसका 10 समीकरण हम नहीं लिखेंगे, 10 समीकरण केवल B के रूप में लिखा जाएगा, R = K × B। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफी इंटरेस्टेड रहेंगे, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से अध्ययन कीजिए।